बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नंद जब भी हामिला होती तो वो मेके आकर बच्चा जनती, मगर हैरत की बात यह थी कि बच्चा जनते ही उसे तलाक हो जाती और फिर वो दोबारा से ससुराल ना जाती। और कुछ दिनों के बाद मेरी सास वो बच्चा खुद अपने पास रख लेती और उसकी शादी करवा देती। इस बार मेरी नंद फिर से हामिला थी और मुझे यकीन था कि वो फिर तलाक लेकर आ जाएगी। यूं मैंने सोच लिया कि नंद को मेके में बच्चा जनने ना दूंगी। यूं जैसे ही उसकी डिलीवरी का टाइम हुआ तो मैं नंद को बहाने से अस्पताल ले गई और कुछ देर के बाद मुझे लेबर रूम से नंद के बजाय डॉक्टर की चिल्लाने की आवाजें आई तो बहुत हैरान हुई। जूं ही मैं अंदर गई तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम रोबीना है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी तालीम MSc है और मैं बहुत काबिल हूँ। लेकिन मैं जिस घराने से ताल्लुक रखती थी वो बहुत गरीब था और उनकी सोच दकियानूसी। मैंने MSc छोटी मोटी नौकरी करके किया था कि एक बार मेरी नौकरी लग जाए तो मैं अपनी किस्मत बदल लूंगी, एक कामयाब जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, क्योंकि जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तब अब्बा को अपनी हैसियत की मुनासबत से एक मजदूर का रिश्ता मिल गया। मैंने उस वक्त अब्बा से बहुत झगड़ा किया, इनकार किया, लेकिन मेरे अब्बा ने मेरी एक बात न सुनी और कहा कि खानदान वाले क्या कहेंगे, बेटी की कमाई खा रहा है। और फिर मेरे ख्वाबों को कुचलते अब्बा ने मेरी शादी अपने तबके में कर दी, जहां 2 वक्त की रोटी आसानी मुयस्सर न थी। जबकि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि इतनी सलाहियत रखने के बावजूद मैं नाकाम रही। खैर से मैं दुल्हन बनी, मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल आई तो मेरा ससुराल मेरे घर से कदरे बेहतर था, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं जैसे मैं ख्वाबों और ख्यालों में सोचती थी। मेरे शौहर का नाम नजीर था। मेरी एक सास थी, ससुर का इंतकाल हो चुका था। इसके अलावा एक छोटी नंद थी। मेरी नंद शक्लो सूरत में बहुत प्यारी थी। पहले पहल तो मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश ना थी, लेकिन फिर अपने ससुराल वालों के अच्छे रवैये, खुलूस और मोहब्बत के बायस मैं खुश रहने की कोशिश करने लगी और इस शादी को दिल से कबूल भी कर लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब इतना बुरा भी ना था जैसा मैंने सोचा था। घर के हालात तंग रहते थे, पर मेरा शौहर बहुत मेहनती था। शादी के कुछ अरसे के बाद मैंने शौहर से नौकरी की इजाजत मांगी कि इस तरह घर के हालात बेहतर हो जाएंगे और सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो बेगैरत नहीं है। ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया था। मेरे शौहर की सोच भी दकियानूसी थी। जबकि मैं और मेरा शौहर मिलकर काम करते तो घर बहुत अच्छे से चल सकता था। लेकिन इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए मेरी सास और नंद की हरकतें कुछ मशकूक सी थीं। मेरी सास और नंद हर हफ्ते सुबह घर से निकलती तो शाम मेरे शौहर के आने से पहले ही वापस लौटती और मेरे शौहर को इस मुतालिक कुछ पता ही ना होता। और मेरी सास मुझे भी सख्ती से मना करती कि इस मुतालिक मैं अपने शौहर को कुछ भी ना बताऊं। जबकि मैं ये देखते हैरान रहती कि आखिर हर हफ्ते मेरी सास मेरी नंद को लेकर कहाँ जाती है। अगर मैं अपनी सास से इस बारे में कुछ पूछती तो उसका रंग जैसे जर्द पड़ जाता और वो खौफ ज़दा नजरों से नजर आती। लेकिन फिर अपना डर छुपाने के लिए वो मुझे झिड़क देती और कहती कि तुम अपने काम से काम रखो। मैं खामोश हो जाती, लेकिन ये बात मुझे बहुत ज्यादा खटकती थी। और ये देखकर मैं मजीद ठटक गई थी कि जब मेरी नंद और सास वापस आते तो उनके हाथ में एक छोटी सी गुलाबी रंग की पोटली होती, जिसे मेरी सास आते ही न जाने कहाँ छुपा देती कि वो कहीं नजर ना आती। अलबत्ता मेरी सास और मेरी नंद बड़ी खुश खुश नजर आती। ये बात बहुत तशवीशनाक थी कि हर हफ्ते सुबह मेरी सास और नंद कहाँ चली जाती हैं। जब वापस आती हैं तो उनके पास एक पोशीदा पोटली होती है, और इस पोटली में आखिर होता क्या है। मेरा शौहर भी इन सब से लाइल्म था, लेकिन अब मैं ठान चुकी थी कि भले मेरी सास मुझसे लाख छुपाए, मुझे कुछ ना बताए, मैं फिर भी खुद सब कुछ मालूम करूंगी और पता लगाऊंगी। सास और नंद का ये राज मैं लाजमी खोलूंगी। इसी बात के तहत मैं सास और नंद से बिल्कुल लापरवाह हो गई कि उन्हें मुझ पर जरा भी शक ना हो कि मैं उनके मुतालिक क्या सोच रही हूं। और ऐसा ही हुआ। मुझे बेनियाज देखकर मेरी सास और नंद जैसे पुरसुकून हो गए थे। और जब अगली बार हफ्ते के रोज वो पोटली लेकर आए तो मामूल के मुताबिक छुपा दी। 2 दिन तक मैं उस पोटली को तलाश करती रही, बहाने बहाने से। पर सास और नंद के घर होने की वजह से मैं पूरी तरह उसे तलाश न कर पा रही थी। जब मैंने अपनी अम्मी को फोन किया और उनसे जिद की कि भले दाल चटनी सही पर मेरे ससुराल को दावत पर बुलाएं, अम्मी के मानने के बाद मैंने ये बात सास और नंद को बताई तो मेरी सास मान गई और शौहर को भी बता दिया। अम्मी के घर दावत है। अगले दिन पहले मेरा शौहर बाइक पर अपनी अम्मी और बहन को छोड़ने गया।
मेरी सास के चेहरे पर मुझे घर अकेला छोड़ने पर एक अजीब सा डर था और वो बार बार मेरे शौहर को बोल रही थी कि पहले बीवी का हक है, उसकी माँ के घर उसको छोड़ आओ। पर मैंने भी मीठेपन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपने शौहर को कहा कि मैं कभी अम्मी के आगे नहीं आना चाहती, इसलिए पहले अम्मी और छोटी को छोड़ाओ। मेरा शौहर फिर जैसे ही मेरी सास और नंद को घर से लेकर निकला, मैंने घर को अंदर से लॉक किया और सास और नंद के कमरे की तलाशी लेने लगी। मैं उनके कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा पर कुछ भी ना मिला। जब मैंने कुछ सोचते हुए सास के पलंग का गद्दा उठाया तो उसके नीचे मुझे वो पोटली नजर आई। मैंने जल्दी से वो पोटली उठाकर खोली तो अंदर की चीज देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पोटली के अंदर तो मैं वो पोटली बेयकीनी से देखती खड़ी रह गई। मेरी आंखों में खून उतरने लगा। मैंने वो पोटली वापस पलंग के नीचे रख दी, लेकिन मुझे अपनी सास और नंद से शदीद नफरत हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास और नंद इस कदर गलत फेल अंजाम दे सकती हैं। पहले पहल मैंने सोचा कि ये बात मैं अपने शौहर को बता दूं, फिर मैं चुप हो गई कि अभी शादी को ज्यादा अरसा भी ना गुजरा था। मेरा शौहर मेरी बात पर एतबार न करेगा। मैंने बहुत मुश्किल से सब्र का घूंट पीते हुए ये हकीकत जब्त कर ली और फिर ये सिलसिला चलता रहा और मैं खामोश रही। अलबत्ता अपनी सास और नंद से बात करना भी तर्क कर दिया था। अभी कुछ महीने ही गुजरे थे कि एक दिन जब मेरी सास और नंद वापस आए तो मेरी नंद की तबीयत खराब थी। मेरी सास ने उसे दवाई भी दी, लेकिन उसकी तबीयत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती चली गई कि मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि मेरे शौहर के आने में भी अभी वक्त था। मैंने जल्दी जल्दी टैक्सी मंगवाई तो अपनी सास के साथ नंद को अस्पताल लेकर जाने लगी, लेकिन मेरी सास मुझे साथ चलते देख कर परेशान हो गई और बोली कि तुम घर पर रहो, नजीर आएगा तो परेशान होगा। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, मैं साथ चलूंगी। पर मेरी सास की ये बात सुनते ही हाथ पांव ठंडे होने लगे। फिर वो जबरदस्ती मुझे घर पर छोड़कर अकेली मेरी नंद को अस्पताल ले गई। मुझे अपनी सास की यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैं समझ गई थी कि मेरी सास और नंद ने कोई बहुत गलत काम सर अंजाम दिया है, जब ही वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं और मुझसे हकीकत छुपा रही हैं। मैंने फिर बिना किसी लिहाज के सारी बातें अपने शौहर को बता दी कि कैसे मेरी सास और नंद हर हफ्ते चली जाती हैं और जब वापस आती हैं तो उनके पास वो पोटली होती है, और आज भी नंद की तबीयत खराब हुई तो कैसे मेरी सास बिल्कुल अकेले उसे अपने साथ लेकर गई। ये सब सुनते ही मेरे शौहर ने मेरी बात पर यकीन तो ना किया, लेकिन बुरी तरह से भड़क गया और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन के बारे में इतना गलत सोचने की, और फिर मुझे बहुत डांटा। अब मैंने फैसला किया कि मेरी सास और नंद काला करें या स्याह करें, मैं आंखें बंद कर लूंगी। और फिर दिन तेजी से गुजरने लगे। मेरी नंद की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन मेरी नंद कोई काम काज को हाथ ना लगाती और सिर्फ बेड पर बैठी रहती। मेरी सास अब जल्द अज जल्द उसका रिश्ता तलाश कर रही थी। हर रिश्ते वाली को मेरी नंद के रिश्ते के मुतालिक बोल रखा था। मोहल्ले की रिश्ते वाली टोह लेने के लिए घर आई, क्योंकि चंद महीने पहले जब मेरी नंद का रिश्ता लेकर आई थी तो मेरी सास ने उसे बहुत जलील किया था कि मेरी बेटी अभी छोटी है, जबकि अब मेरी ही सास उस रिश्ते वाली के हाथ में 1000 के नोट दबा रही थी कि जल्द अज जल्द मेरी बेटी का रिश्ता तलाश करो। पैसे देखते जहां रिश्ते वाली की आंखें चमकी थीं, वहीं उसका तजस्सुस भी बढ़ गया था कि कुछ महीनों में ऐसा आखिर क्या हो गया कि मेरी नंद की शादी की इतनी जल्दी पड़ गई थी। लेकिन ये वजह सिर्फ मैं जानती थी कि मेरी नंद ने सास के साथ मिलकर जो गुल खिलाया, अगर उसकी शादी जल्दी ना होती तो लोग थूकते। रिश्ते वाली को मेरी सास ने खास ताकीद की कि रिश्ता ऐसा ढूंढना कि वो 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर ले, और साथ ही इसके एवज रिश्ते वाली को ज्यादा पैसे देने की लालच दी। उसके बाद से ही हर रोज कोई ना कोई मेरी नंद को देखने के लिए आता, कोई उम्र में बड़ा होता तो कोई निकम्मा। उस रिश्ते वाली ने हर तरह के रिश्ते का रास्ता हमारे घर की तरफ कर दिया था, लेकिन मेरी सास सब छोड़ उनमें ऐसा रिश्ता तलाश कर रही थी कि जिसके माली हालात कुछ बेहतर हों। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब इन्हें भी पैसों की ही पड़ी है। अब मेरी सास और नंद ने हर हफ्ते छुपकर कहीं जाना भी बंद कर दिया था। मेरा शौहर भी अब हफ्ते को जल्दी घर आ जाता था, मेरी उस दिन की बातों की वजह से, और शायद इसीलिए मेरी सास ने बाहर जाना बंद कर दिया था। उसी दौरान एक रिश्ता मेरी सास को पसंद आ गया, जिसके माली हालात भी बेहतर थे, अच्छी नौकरी पर था। मेरी सास की तरह उन्हें भी शादी की जल्दी थी, इसलिए महीने के आखिर में ही सादगी से शादी कर दी गई। अभी शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था जब मेरी नंद की सास मिठाई लेकर आई और बताया कि मेरी नंद हामिला है, जिसे सुनते ही मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया। वो बुरी तरह से डर गई थी। पर क्यों? मैं उसकी वजह बखूबी समझती थी कि मेरी नंद शादी से पहले ही हामिला हो चुकी थी।
और उसका गुनाह छुपाने के लिए मेरी सास ने जल्द अज जल्द उसकी शादी की थी ताकि पेट में पलते गुनाह को नाम मिल जाए, और ऐसा ही हुआ था। पर मेरी सास अब भी खौफजदा थी कि कहीं मेरी नंद का भांडा ना फूट जाए। और फिर दिन तेजी से गुजरने लगे। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, मेरी नंद मजीद खौफजदा होती जा रही थी कि डिलीवरी से कुछ दिन पहले उसका शौहर उसे घर छोड़ गया। हमारे पूछने पर बताया कि वो बच्चा हमारे घर से जनेगी, लेकिन मेरी सास की हालत गैर हो गई थी। मेरे शौहर ने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला। 2 दिन के बाद मेरी नंद ने एक बेटे को जन्म दिया जो कमजोर सा पैदा हुआ था। जब मेरा नंदोई घर आया और फिर बच्चे को देखते ही मेरी नंद को तलाक दे दी। ये देखते ही मैं पत्थर हो गई। मुझे सच जाने हुए भी अपनी नंद पर रहम आया और फिर मेरी नंद और उसका बेटा लिए मेरे ससुराल आ गए। मेरी नंद बहुत ज्यादा गमजदा थी कि बात भी ना करती थी, सिर्फ एक कोने में पड़ी रहती। वहीं मेरी सास आए रोज मेरे शौहर से पैसों का मुतालबा करती, लड़ती। मैं अपनी सास की ये पैसों की हवस समझने से कासिर थी। मुझे आज तक बस ये समझना आया था कि मेरी सास इन पैसों का आखिर करती क्या है। मेरा शौहर भी सास को यह कहकर इनकार कर देता कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इन सब में सबसे ज्यादा काबिल रहम मेरी नंद थी, जिसकी इद्दत पूरी होते ही मेरी सास एक मर्तबा फिर उसका रिश्ता तलाश करने लगी थी। लेकिन घर से दूर मेरी नंद रोते शादी से इनकार कर रही थी। लेकिन मेरी सास ने उसकी एक ना सुनी और उसका रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दी और मेरी नंद के बेटे को खुद अपने पास रख लिया। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए मेरी नंद बच्चा जनने के एक बार फिर मेके में मौजूद थी। और इस बार भी बिल्कुल पहले जैसा ही हुआ कि उसके शौहर ने बच्चा देखते ही उसे तलाक दे दी। इस बार तो मैं ज्यादा हैरान थी। पहले मैं ये समझती थी कि वो बच्चा मेरी नंद के पहले शौहर का नहीं बल्कि किसी और का गुनाह है, लेकिन अब क्यों इससे तलाक हुई? मैं इस बात को सोच सोच कर पागल हो रही थी, जबकि मेरी सास ने भी अब खामोशी साथ ली थी। मेरी नंद के दोनों बच्चों को हमने ले लिया था और मैंने उन्हें अपनी औलाद समझ लिया था, क्योंकि सालों गुजरने के बाद भी मैं हामिला ना हुई थी। अब भी जैसे ही मेरी नंद की इद्दत पूरी हुई तो मेरी सास उसका रिश्ता तलाश करने लगी। लेकिन मुझे अपनी सास पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार न थी। और फिर देखते ही देखते एक बार फिर मेरी नंद की शादी हो गई। इस बार जब वो हामिला हुई तो मैं परेशान हो गई। मैं जानती थी कि इस बार भी मेरी नंद के साथ कुछ बुरा ही होगा, यानी बच्चा जनते ही उसे तलाक हो जाएगी। और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो डिलीवरी से पहले ही मेके आ गई। बच्चा यहां जनेगी और मुझे यकीन हो चुका था कि इस बार भी बच्चा देखते ही मेरी नंद को तलाक हो जाएगी। लेकिन मुझे अब शक हो रहा था कि इन तलाकों के पीछे भी एक अहम वजह है, कोई राज जो मुझसे छुपाया जा रहा है। इसलिए इस बार मैंने इस राज से पर्दा उठाने का फैसला किया। इस बार मैं अपनी नंद को मेके में बच्चा जनने ही ना दूंगी। इसलिए मैं डिलीवरी से पहले ही उसे अस्पताल लेकर गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और कुछ देर के बाद जो हुआ वो देखते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि लेबर रूम में मेरी नंद की जगह डॉक्टर के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं डर गई और जो ही खुद लेबर रूम में गई तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अंदर देखते डॉक्टर ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। लेकिन जो सब हो रहा था वो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी। बाहर निकलते ही मैं अपना सर पकड़ते बैठ गई। जब आधे घंटे के बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकल आई और मुझ पर गुस्सा करने लगी, और फिर जो जो उसने बताया वो सुनते ही मेरा दिमाग सुन पड़ गया। पहले तो मैं यकीन न कर सकी, लेकिन फिर मुझे यकीन करना पड़ा। मेरी नंद अस्पताल में ही थी। मैं अपनी सास को लेकर घर गई और उनसे सारा सच पूछा तो पहले तो मेरी सास ने बताने से इनकार कर दिया और झूठ बोलने लगी। लेकिन फिर जब मैंने धमकाया कि मैं सबको सच बता दूंगी तो वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते मुझे सब बताने लगी। मेरी नंद चूंकि 7वें माह में पैदा हुई थी, इसलिए बहुत कमजोर थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी ग़िज़ा अच्छी रखना तो जल्द सेहतयाब हो जाएगी, लेकिन घर के हालात ने इस बात की इजाजत न दी। वक्त गुजरता गया और मेरा शौहर और नंद बड़े होने लगे। मेरी नंद अक्सर बीमार रहती थी क्योंकि इसकी हड्डियों में ताकत नहीं थी, यहां तक कि इसे उठने बैठने में भी तकलीफ होती थी। बेटी की इस तकलीफ पर इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मेरी सास ने नौकरी करना चाही, लेकिन मेरे ससुर ने उन्हें नौकरी की इजाजत न दी। और फिर मेरी नंद की बीमारी बढ़ती चली गई और अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो गई। डॉक्टर से इलाज करवाती तो पैसे इतने लग रहे थे कि 1 हफ्ते से ज्यादा इलाज मुमकिन न था। फिर मेरे ससुर का इंतकाल हो गया और मेरा शौहर कमाने लगा। मेरे शौहर की कमाई भी इतनी न थी। फिर मेरी शादी से पहले किसी ने मेरी सास को एक पीर हकीम का बताया, जिसके इलाज से मेरी नंद ठीक हो जाती। मेरी सास हर हफ्ते मेरी नंद को उस पीर हकीम के पास लेकर जाती जो मेरी नंद का इलाज करते।
उसे हर हफ्ते 7 देसी घी और कुछ जड़ी बूटियों के लड्डू बनाकर देते, जिसको खाकर मेरी नंद की तबीयत खराब होने लगती, लेकिन फिर कुछ देर के बाद ठीक हो जाती। और फिर मेरी नंद की तबीयत में उन लड्डुओं के बायस कुछ फर्क जरूर आया था और मेरी नंद सेहतयाब होने लगी थी। लेकिन उस पीर का इलाज खासा महंगा था। इतना नहीं कि मेरी सास करवा ना सके, पर महंगा जरूर था। वो हफ्ते की सुबह जाती और फिर इलाज के बाद घंटों उनके आस्ताने के बाहर जिक्र करती बैठी रहती, क्योंकि ये भी पीर की नसीहत थी कि इस तरह से मेरी नंद ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी सास घर में ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि फिर मेरे शौहर ये पूछते कि इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए, और मेरी सास के पास इसका जवाब नहीं था। क्योंकि जब हफ्ते के दिन वो इलाज के बाद पीर साहब के आस्ताने के बाहर चादर से चेहरा ढांप कर बैठती थी, तो लोग जरूरतमंद समझकर उनकी झोली में पैसे डाल जाया करते थे। यूं एक ही दिन में उनके पास नंद के पूरे हफ्ते के इलाज के पैसे जमा हो जाते थे। फिर वो गुलाबी पोटली में उन पैसों को छुपा देती ताकि किसी की नजर ना पड़े। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरी नंद की तबीयत बिगड़ गई और मेरी सास खौफजदा हो गई। मेरी सास नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी इस बीमारी का इल्म हो, इसीलिए सबसे छुपाकर उसे अस्पताल लेकर गई। और फिर मेरी सास पर डॉक्टर्स ने मेरी नंद के हवाले से बहुत गुस्सा किया, क्योंकि वो मेरी नंद की बीमारी बिगाड़ चुकी थी। जो लड्डू वो पीर मेरी नंद को देता था उसमें ऐसी चीजें भी शामिल थीं जो मेरी नंद की सेहत के लिए मुज़र थीं। और अब डॉक्टर ने वाजे कर दिया था कि अगर उसका इलाज ना हुआ तो वो चंद साल में चलने फिरने से भी माजूर हो सकती है। ये बात सुनते ही मेरी सास डर गई थी, और जब ये बात मेरे शौहर को बताई गई तो पहले तो मेरे शौहर ने उस पीर के पास जाने पर मेरी सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। फिर पैसों के लिए कोशिशें करने का कहा, और जब पैसों का इंतजाम का कोई रास्ता ना दिखा तो मेरी सास ने मेरी नंद की शादी करने का फैसला किया कि शादी के बाद तो उसका शौहर उसका इलाज लाजिम करवाएगा। इसीलिए मेरी सास ने जल्दी से उसकी शादी की। लेकिन जब वो हामिला हुई और पेचीदगियां होने लगी तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी नंद की सेहत उसे बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं देती, इसलिए अगर बच्चा हुआ भी तो वो जहनी या जिस्मानी तौर पर माजूर होगा। हमल जाया भी ना हो सकता था, क्योंकि वक्त ज्यादा बीत चुका था। जब डॉक्टर्स ने नंद के शौहर को बताया कि ये उनका पुराना मर्ज है, तो उसके शौहर ने उसका इलाज नहीं करवाया बल्कि धोखा दिया है, ये कहकर तलाक दे दी और अपने बच्चे को भी छोड़ दिया कि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर होगा। और फिर दूसरी शादी की तलाक की वजह पहली शादी बनी, क्योंकि रिश्ते वाली ने उनसे ये झूठ कहा था कि लड़की कंवारी है। लेकिन शादी के बाद जब हकीकत खुली तो उन्होंने मजबूरन मेरी नंद को कबूल कर लिया। लेकिन जब यही बात उन्हें भी पता चली तो उनको तलाक की एक और वजह मिल गई। माजूर बच्चा वो भी ना रखना चाहते थे, इसलिए मेरी नंद को तलाक हो गई। तीसरी शादी के वक्त मेरी सास ने खुद लड़के वालों को सारी हकीकत बता दी थी कि वो बीमार है और 2 बार तलाक भी हो चुकी है। लड़के वालों ने शादी से पहले कहा था कि वो इलाज करवाएंगे, लेकिन वो लोग मुकर गए। और फिर डॉक्टर के साफ कहने के बावजूद कि अगर अब मेरी नंद हामिला हुई तो वो मर जाएगी, फिर उसके ससुराल वालों ने औलाद के लिए उसे मजबूर किया। और ये सारी बातें मेरा शौहर और मेरी सास मुझसे छुपा रहे थे। और नतीजा बहुत खराब निकला कि जब मैं अपनी नंद को अस्पताल लेकर गई तो मेरी नंद की हालत देखकर डॉक्टर चीख पड़ी कि उस छोटी लड़की की जिंदगी खतरे में डाल दी। और फिर बहुत मुश्किल से नंद को तो बचा लिया, पर उसके बच्चे को न बचाया जा सका। मेरी सास की बातें सुनकर मैं रो दी कि मैं क्या समझती रही कि मेरी नंद और सास गलत काम करते हैं। उस दिन उनकी वापसी पर उन्हें पैसे लिए आता देखती तो मैं गलत समझती, जबकि वो तो भीख के पैसे होते थे। मैं ज़ारो क़ितार रो दी और फिर फैसला कर लिया कि अब क्या करना है। इस बार मेरी नंद को तलाक नहीं हुई थी, बल्कि जबरदस्ती खुला दिलवाई गई थी कि उसके ससुराल वाले जालिम थे। उन्हें मेरी नंद की सेहत देखते जरा भी रहम नहीं आ रहा था, और शौहर की मुखालिफत करके खुला की धमकी देते मैंने नौकरी शुरू की थी, जिससे मैंने अपनी नंद का इलाज करवाया। 7 बच्चों का भी तो मालूम हुआ कि मेरी नंद के दोनों बच्चे बिल्कुल सेहतमंद थे, ना उन्हें कोई जहनी बीमारी थी ना जिस्मानी। इस बात को आज 3 साल बीत चुके हैं। मैं घर में बहुत खुश हूँ। इस हफ्ते मेरी नंद की शादी है और इस बार लोगों को देख परख कर शादी कर रहे हैं। 2 साल पहले मुझे मालूम हुआ कि मैं बांझ हूँ। मैं बहुत उदास थी जब मेरी नंद ने अपनी मर्जी से दोनों बच्चों की कस्टडी मेरे नाम कर दी थी। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी कर दी गई ताकि बाद में कोई मसाइल पेश ना आए। अब मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी नंद के बच्चों को यही मालूम है कि उनकी मां मैं हूँ। मेरे शौहर को भी अब मेरी नौकरी से कोई एतराज नहीं और वो शर्मिंदा भी हैं। मेरी सास और नंद मुझे हर वक्त दुआएं देती हैं और अब मेरी नंद बिल्कुल ठीक है। 1 साल पहले जब मेरी नंद के साबिका शौहर को इल्म हुआ कि उसका बच्चा सेहतमंद है, वो जबरदस्ती उसे लेना चाहता था,
लेकिन हमने इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई की कि वो कुछ ना कर सका। प्यारे लोगों, औरत का बाहर जाकर कमाना नामुनासिब है, लेकिन अगर जरूरियात बढ़ जाएं तो एक दूसरे का हाथ थाम कर सहारा बनना चाहिए, ना कि अना और गैरत का मसला बनाना चाहिए। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।